Okay, that's okay. All right. Okay. All right. So what I'm saying is, हमने लास्ट सेशन में कैपिटल गेन निकालना सीखा था। कैपिटल गेन हम लोग कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम लोग लेते हैं सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन जैसे कि हमने 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेची, 50 लाख रुपए में सेल किया, उसमें से हम लोग माइनस करते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? जितने में हमने परचेज किया था। अब 10 लाख रुपए में परचेज किया था, तो 10 लाख रुपए यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे, राइट। और इसमें से हम लोग क्या माइनस करते थे? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने 5 लाख रुपए खर्च किए कोई प्रॉपर्टी परचेज करने में, सॉरी उसमें कुछ आपने बिल्डिंग परचेज की थी, उसके ऊपर एक और फ्लोर बना दिया, लैंड परचेज की थी, उसके उसके ऊपर बिल्डिंग बना दी। सो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट। और इसके बाद लास्ट में हम लोग क्या माइनस करते थे? अगर आपने उस प्रॉपर्टी को सेल किया, आपने कुछ ट्रांसफर एक्सपेंसेस पे किए होंगे। ट्रांसफर एक्सपेंसेस मतलब आपने कमीशन वगैरह दिया होगा, राइट। ये जो 10 लाख रुपए, इसमें आपका कमीशन वगैरह इंक्लूड है। परचेज करते टाइम जो आपने कमीशन पे किया, या फिर आपने जो भी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे की, वो 10 लाख के अंदर इंक्लूड है, राइट। ट्रांसफर एक्सपेंसेस, ये वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस हैं जो आपने एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ या एट द टाइम ऑफ सेल किया, राइट। मान लो आपने 2.5 लाख रुपए कमीशन दिया, ओके, वो भी इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो बच जाएगा आपका, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पर क्योंकि 10 साल के बाद बेच रहे हैं, तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना हुआ? 10, 5, 2, 17, 17.5, यानी कि 32,75,000। ये आपका कैपिटल गेन हुआ, राइट। कुछ इस तरीके से। अब आज हम लोग बात करने वाले डिडक्शंस के बारे में। डिडक्शंस के बारे में मतलब, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जब भी आपको कैपिटल गेन होता है, राइट, ये आपका 32,75,000 रुपए आपको कैपिटल गेन हुआ है, ओके। अब आप इसमें से डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन कैसे? अब मान लो आपने प्रॉपर्टी बेची थी, तो आपको एक प्रॉफिट हुआ, ओके। आपने प्रॉपर्टी बेची थी तो आपको एक प्रॉफिट हो गया, इसके ऊपर आपको टैक्स देना है 32 लाख, ओके, 50,000 हो गया, 32,50,000, राइट। अब इसमें से आपने डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शंस कैसे? आपने हाउस प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची थी, अब आप कोई और प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो उस केस में क्या होता है? डिडक्शंस आप माइनस कर सकते हैं, है ना। इंडेक्सेशन वगैरह वो सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं मनीष, है ना। तो यहाँ पर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, राइट। ओके, सो मैं अभी डिडक्शंस तक आपको लेके जाना चाह रहा था। डिडक्शंस मतलब क्या होती है? इसको हम लोग बोलते हैं एग्जम्पशंस। एग्जम्पशंस बोलते हैं, यानी कि कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप एक एसेट सेल कर रहे हो और उसके बाद उसको उसके बदले में दूसरी एसेट परचेज कर लेते हो, तो आपको कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स नहीं पे करना पड़ता, राइट। और इसके लिए मैंने, यस, एज पर सेक्शन 54, एज पर सेक्शन 54, वो मैं भी आपको बता रहा हूँ, 3 साल या 1 साल, मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। एग्जम्पशन आपको मिलती है अंडर सेक्शन 54, राइट। और इसके अंदर क्या है, मैंने आपको एक चीज और बताई थी। इसके ये जो एग्जाम्पशन लेने का टाइम पीरियड आपको मिलता है, वो मिलता है 1 साल, 2 साल या 3 साल, राइट। 1 साल, 2 साल या 3 साल का मिलता है। अभी मैं आपको सारे पीरियड्स बताऊंगा कि क्या होते हैं, राइट। 1 साल, 2 साल या 3 साल का एग्जाम्पशन पीरियड मिलता है। लेकिन ये एग्जाम्पशन पीरियड आपको तभी मिलता है, अगर आप एग्जाम्पशन पीरियड लेना चाहते हो, तो आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। बैंक के पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास खुलवाना पड़ता है, जिसमें आपको ये जो आपको प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को आपको इस अकाउंट में रखना पड़ता है। और जैसे जैसे आप खर्च करते जाते हो, मतलब आप जो भी प्रॉपर्टी परचेज करोगे, जब परचेज करोगे तब आपको इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, राइट। लेकिन आप अपने पास नहीं रख सकते इस कैश को, आपको रखना पड़ेगा कहाँ? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? क्लियर है तो प्लीज टाइप CL in the comment box. All right. All right. तो यहां तक हमने किया था, ओके। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में हमें डिपॉजिट करना पड़ता है, ओके। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं डिडक्शंस के बारे में, एग्जाम्पशंस के बारे में, राइट। सो मैं आपको लेके चलता हूँ एग्जाम्पशन वाले चार्ट के ऊपर, ओके। ये हमारा एग्जाम्पशन का चार्ट है।
एग्जाम्पशन या डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन, राइट। ये कुछ एग्जाम्पशंस हैं। अब इन एग्जाम्पशंस के बारे में मैं आपको एक चार्ट भी दिखा देता हूँ। आई विल बी शेयरिंग द लिंक विद यू पीपल ऑफ दिस चार्ट। ओके, देखिए ये क्लियर टेक्स्ट की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर इन्होंने ये डिडक्शंस डिटेल में कुछ ऐसे एक्सप्लेन की हुई है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी यूज फॉर रेजिडेंस प्राइस। ये किसके लिए अवेलेबल है डिडक्शन? सेक्शन 54 की डिडक्शन किसके लिए अवेलेबल है? यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ के लिए, राइट। टाइप ऑफ एसेट ट्रांसफर, कौन सी एसेट ट्रांसफर किया आपने? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। गेन कौन सा होना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। एसेट कौन सी परचेज करनी है आपको? आगे कौन सी एसेट परचेज करोगे आप? सेक्शन 54 की अगर आपको डिडक्शन लेनी है तो आपको एसेट भी कौन सी परचेज करनी पड़ेगी? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, राइट। 21-22 से एप्लीकेबल हो इफ कैपिटल गेन इज लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़। ये मतलब लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ अगर आपका कैपिटल गेन है तभी आपको ये वाली एग्जाम्पशन अवेलेबल है। अगर 2 करोड़ से ज्यादा तो एग्जाम्पशन आपको अवेलेबल नहीं है, राइट। कैपिटल गेन आपका ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ हो सकता है। टाइम लिमिट क्या लिखी हुई है इसमें? देखिए कब तक आप परचेज कर सकते हैं दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कब तक परचेज कर सकते हैं? देखिए इसमें लिखा हुआ है, अगर आप परचेज करते हैं तो आप 1 साल पहले तक परचेज, अगर आपने 1 साल पहले तक कोई एसेट परचेज किया है तो वो भी कंसीडर की जा सकती है। या फिर अब 2 साल के अंदर जिस डेट को आपने ट्रांसफर किया उसके 2 साल के अंदर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, राइट। और 3 साल के अंदर, सॉरी 2 साल के अंदर आप परचेज कर सकते हैं और 3 साल के अंदर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है 2 साल के अंदर आप क्या कर सकते हैं? परचेज। और 1 साल पहले तक भी आप क्या कर सकते हैं? 1 ईयर आप क्या कर सकते हैं? परचेज। ओके, और 2 साल के अंदर मतलब जिस डेट को आपने ट्रांसफर किया उसके 2 साल के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हैं? परचेज। और 3 साल के अंदर अंदर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में टाइम ज्यादा लगता है तो कंस्ट्रक्शन का टाइम आपको कितना मिल जाता है? 3 साल का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर ट्रांसफर कंस्ट्रक्शन, राइट। कंस्ट्रक्शन विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द ट्रांसफर। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है आपको? एग्जाम्पशन अमाउंट कितना मिलता है आपको? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना भी हुआ, जैसे अभी हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ था? 32,50,000, राइट। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना भी हमारा हुआ उतना पूरी एग्जाम्पशन मिल सकती है आपको, और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट व्हिचएवर इज लेसर। अब मान लो मैंने आपको बताया था 32,50,000 रुपए का आपको कैपिटल गेन हुआ, राइट। तो आपको मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी? 32,50,000 की। मान लो आपने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने करीब 7,50,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किए, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो अमाउंट है वो लॉस हो जाएगा, कैपिटल लॉस नहीं बोला जाएगा इसको, राइट। इसका मतलब आपको मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी? जितना आपको कैपिटल गेन हुआ वो, या फिर जितना आपने इन्वेस्ट किया, दोनों में से जो कम होगा उतनी एग्जाम्पशन आपको मिलेगी। अब 32,50,000 रुपए आपको कैपिटल गेन हुआ और आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, राइट। आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो आपको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? प्लीज टेल मी। 20 लाख, यानी कि आपको बाकी बचे हुए 12,50,000 रुपए के ऊपर कैपिटल गेन, इसको क्या मान लिया जाएगा? इसको कैपिटल गेन माना जाएगा, राइट। और इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो भी रेट एप्लीकेबल है उसके हिसाब से। ओके, सो ये मैंने आपको बताया था। ओके, इसमें देखिए लिखा हुआ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अवेलेबल है। कैपिटल गेन में आपका पैसा जमा करा सकते हो, 1 साल 2 साल या 3 साल वाला पीरियड मिलेगा आपको। तो आंसर इज यस। देखिए लिखा हुआ है यस, डिपॉजिट बाय रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट, यानी कि जिस डेट तक आपको रिटर्न फाइल करनी होती है, रिटर्न फाइल करने की डेट से पहले पहले आपको वो पैसा डिपॉजिट कराना पड़ेगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर, राइट। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी, ओके। यानी कि वो टाइम पीरियड आपको तभी मिलेगा when you have invested your when you have deposited your money in the capital gain account scheme, right। additional condition लिखा हुआ if new asset is sold within 3 years। अगर अब देखो हुआ क्या, आप एक बात सोच के देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप मुझे लॉजिकली बताइएगा। मान लीजिए आपने
आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। ओके, कितने का हुआ था? 32,50,000 का। ओके, आपने 40 लाख की प्रॉपर्टी परचेज कर ली। ओके, 40 लाख की प्रॉपर्टी परचेज कर ली और अब आपको 12,50,000 रुपए की, सॉरी, इस पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, मतलब इस 32,50,000 पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, राइट। अब आप क्या करते हो, इस 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को 6 महीने बाद फिर बेच देते हो 50 लाख रुपए का। ओके, if we sell and purchase same month before ITR due date, मंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता धर्मवीर। if we sell and purchase same month before ITR due date, देखो अब ये बात सोच के देखो, ये तो ईयर के ऊपर डिपेंड करता है ना, मंथ के ऊपर थोड़ी डिपेंड करता है ना, ईयर के ऊपर डिपेंड करता है। ईयर मतलब अब मान लो आप 31 मार्च 2021 को परचेज करते हो, मतलब आपने मार्च में सेल की और मार्च में 31 मार्च से पहले पहले परचेज कर ली। ओके, देखो सोच के देखो ना, जस्ट यूजर लॉजिक से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 31 मार्च को आपने दूसरी एसेट परचेज कर ली, 31 मार्च से पहले मान लो आपने 10 मार्च को एसेट सेल की थी, आपको कैपिटल गेन हो गया 32,50,000 रुपए का, राइट। अब आपने कौन से ईयर में आपको कैपिटल गेन हुआ, प्लीज टेल मी, 2021 में हुआ कि नहीं हुआ? कैपिटल गेन आपको 2021 में हुआ कि नहीं हुआ? 31 मार्च से पहले पहले हो गया, राइट। अब इसकी लास्ट डेट कब आएगी? 30 सितंबर आएगी कि नहीं आएगी ड्यू डेट? प्लीज टेल मी। 30 सितंबर को आपको 30 सितंबर तक आपकी लास्ट डेट आएगी। अब 30 सितंबर से पहले पहले आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 30 सितंबर से पहले पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद करोगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब मान लो आपने 1 अप्रैल को एसेट बेची, राइट। आपको 1 अप्रैल को, 31 मार्च को नहीं हुआ, 1 अप्रैल 2021 को ये प्रॉफिट हो गया। कैपिटल गेन कब हुआ? 1 अप्रैल, कैपिटल गेन हुआ आपको 1 अप्रैल 2021 को। कौन से ईयर में हुआ है? 21-22 में हुआ कि नहीं हुआ? प्रीवियस ईयर कौन सा है? 21-22 है ना। तो 21-22 एंड कब होगा? 31 मार्च 2022 को एंड होगा, है ना। तो अब इसकी रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट कब होगी? 21-22 की रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट कब होगी? 31 जुलाई 2022 होगी कि नहीं होगी? 31 जुलाई 2022 होगी कि नहीं होगी? तो अगर आपने 21-22 में सेल की है एसेट, 21-22 में सेल किया, तो 31 जुलाई 2022 तक आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कराना होगा। उससे पहले आप नहीं भी जमा कराओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ओके, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको 3 साल से पहले पहले इसका लॉक इन पीरियड है, मतलब आप दोबारा एसेट 3 साल से पहले दोबारा सेल नहीं कर सकते। आपने 40 लाख रुपए की एसेट खरीदी और आपने 6 महीने बाद फिर सेल कर दी, तो ये जो आपको एग्जाम्पशन मिली ना, उस पर टैक्स लग जाएगा, राइट। सितंबर लास्ट डेट क्यों नहीं होगी पूजा? सितंबर लास्ट डेट इसलिए नहीं होगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट 31 जुलाई ही होती है। इस बार तो लॉकडाउन है ना, इसलिए 30 सितंबर कर दी गई है। ओके, बाय डिफॉल्ट तो 30 जुलाई। अब ये तो वैसे जब से 31 जुलाई फिक्स की गई है ना, तब से हर साल बढ़ती है। अगस्त चली जाती है, सितंबर, अक्टूबर, आप तो देख ही रहे हो, 2 सालों से तो आप देख ही रहे हो। ओके, और अभी भी 30 सितंबर नहीं है, इससे भी आगे जाएगी, देखना आप लोग। अभी तो वेबसाइट ही स्टार्ट नहीं हुई है। 22 जून को 22 जून को मीटिंग है फाइनेंस मिनिस्ट्री की और इन्फोसिस की, जिन्होंने ये न्यू पोर्टल बनाया है। दे हैव अ मीटिंग, ओके, और उसमें डिसाइड होगा कि करना क्या है, नए पोर्टल पर रहना है या पुराने पोर्टल पर रहना है। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, इसमें देखो लिखा हुआ है 3 साल के पहले पहले आप इसको सेल नहीं कर सकते। अगर आप सेल करोगे, इफ अमाउंट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, अगर मान लो आपने जो पैसा जमा कराया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, राइट, और वो 3 साल के अंदर भी यूटिलाइज नहीं होता, not utilized within the prescribed limit, such unutilized amount will be taxable as capital gain। यानी कि वो जो आपको कैपिटल गेन हुआ था, आपने जो
कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में भी जमा करा दिया, लेकिन 3 साल तक भी आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, तो 3 साल के बाद उसके ऊपर कैपिटल गेन की तरह टैक्स लग जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। अब ये जैसे ये टेबल है, इस टेबल को मैंने शॉर्ट में कर दिया, राइट। लेट मी शो इट टू यू, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आई हैव क्रिएटेड ए सिंपल टेबल फॉर यू पीपल। देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, और आपको होना क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, राइट। और आपने परचेज करना है रेजिडेंशियल हाउस, परचेज कितने साल में कर सकते हो, 2 साल आफ्टर और 1 साल बिफोर, राइट। और अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो 3 साल आफ्टर, यानी कि जिस डेट को आपने ट्रांसफर किया उसके 3 साल के अंदर अंदर आप उसको सेल कर सकते हैं, और सॉरी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ओके। इसके बाद देखिए ट्रांसफर ऑफ लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड विद इन 2 years, राइट। यानी कि आपने अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड सेल की है, राइट, इफ यू हैव सोल्ड एग्रीकल्चर लैंड, तो आपको क्या परचेज करना पड़ेगा, अगर आपको सेक्शन 54B की एग्जाम्पशन लेनी है तो आपको क्या परचेज करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर लैंड, राइट। एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या होता है, विच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, राइट। और कब तक परचेज करना है आपको, विद इन 2 years परचेज ऑफ लैंड करना है ना। और वो वाली लैंड परचेज करनी है जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो। देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड विद इन 2 years, 2 साल के अंदर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, otherwise you will not get the exemption, right। इसके बाद 54EC ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एग्जांपल लैंड और बिल्डिंग और बोथ। सर वी नॉट यूटिलाइज कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम मनी विद इन प्रिस्क्राइब्ड डेट देन लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बट गवर्नमेंट लूज टैक्स 2 years। हाँ तो आपको क्या फर्क पड़ता है पंकज, आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको गवर्नमेंट एग्जाम्पशन दे रही है, पहली बात तो टैक्स ही नहीं लगना चाहिए कैपिटल गेन के ऊपर, अकॉर्डिंग टू मी कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स ही नहीं लगना चाहिए। इसलिए लगना चाहिए क्योंकि आपकी खुद की एसेट है, आपने प्रॉफिट तो अर्न कर ले, लेकिन दोबारा एसेट परचेज करने जाओगे तो आपको शायद सेम प्राइस में भी ना मिले। गवर्नमेंट तो आपको एक फैसिलिटी दे रही है, राइट, यू हैव अ फैसिलिटी, ओके, क्लियर है, ओके। पहले नहीं लगता था, क्या नहीं लगता था, टैक्स नहीं लगता था, ऐसा बोल रहे हो, पिछले 20 साल से तो लगे रहे, पिछले 20 साल से तो लगे रहे, मैं देख रहा हूँ जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब भी मैंने टैक्स पढ़ा था, तब भी होता था, ओके। सो अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, यानी कि कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, फॉर एग्जांपल लैंड और बिल्डिंग या फिर दोनों आप सेल करते हो, आप ट्रांसफर करते हो, और आप कोई स्पेसिफाइड बॉन्ड परचेज करते हो। स्पेसिफाइड बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बॉन्ड जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है, राइट, उसको बोलते हैं स्पेसिफाइड बॉन्ड, राइट। आपको पता है बॉन्ड्स कौन इशू करता है, बॉन्ड्स आर ऑलवेज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, राइट। तो कुछ बॉन्ड्स होते हैं जिसमें लिखा होता है एनएचएआई, गवर्नमेंट के ही हो गया ना, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड बोलते हैं इसको, एनएचएआई जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू करता है, राइट। सो सेबी इशू करता है, मतलब सेबी गवर्नमेंट सेबी के थ्रू इशू करती है, ओके। सो ये जो स्पेसिफाइड बॉन्ड्स होते हैं, ये जो स्पेसिफाइड बॉन्ड्स होते हैं, इसमें स्पेसिफाइड होता है कि इस बॉन्ड को परचेज करने पर आपको 54EC का बेनिफिट मिलेगा, 54EC का, राइट। अगर ऐसा स्पेसिफाइड है तो यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ 54EC, राइट। तो 54EC का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, और ये कब आपको परचेज करना है, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, राइट। क्लियर है यहाँ तक, ओके। इसके बाद है हमारा 54F। 54F में देखिए क्या लिखा, ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेल की हो, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए बस, राइट, इट शुड नॉट बी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। उसको छोड़ के आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट परचेज करते हो, राइट, और आप क्या करते हो, परचेज करते हो या फिर कंस्ट्रक्शन करते हो, किसका, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का। अभी देखिए पहले वाले केस में क्या था, आप दोबारा से देखिए,
रेजिडेंशियल हाउस बेचा और रेजिडेंशियल हाउस खरीदा, राइट। सेकंड केस में क्या हुआ, एग्रीकल्चर लैंड बेची और एग्रीकल्चर लैंड परचेज की। थर्ड केस में क्या हुआ, एनी एसेट चाहे वो लैंड हो चाहे बिल्डिंग हो, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड ही क्यों ना हो, और आपने परचेज क्या किया, बॉन्ड। एनी एसेट और परचेज क्या किया, बॉन्ड, राइट। अब इस फोर्थ केस में क्या है कि रेजिडेंशियल हाउस को छोड़ के आपने कोई भी एसेट बेची, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए, यानी कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए अदर देन ओटी, मतलब अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, एसेट ट्रांसफर की, और आपने परचेज करना है या फिर क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, किसका, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का परचेज और कंस्ट्रक्शन करना है, राइट। परचेज करना है या फिर कंस्ट्रक्शन करना है, और इसके लिए आपको टाइम पीरियड कितना मिल रहा है, ये देखिए आपको टाइम पीरियड मिल रहा है, परचेज या तो 1 साल पहले या फिर 2 साल बाद ट्रांसफर डेट के, राइट, या फिर कंस्ट्रक्शन आपको करना है विद इन 3 इयर्स, राइट। ये वाला टाइम पीरियड है 2 साल का, और ये वाला 2 साल 1 साल, और ये 3 साल वाला, राइट। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, इट वाज इजी, है ना। अब आप मुझे बताओ जैसे कि आप लोगों ने, मतलब हमें 2 दिन पहले किया था ये, तो आप मुझे बताओ कि आपको समझने में भी डिफिकल्टी आ रही है कि नहीं आ रही, प्लीज टेल मी। आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया, जिन लोगों ने नहीं किया मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आपको समझने में डिफिकल्टी आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं आ रही है ओके मतलब रिवाइज नहीं करेंगे, ओके। विद्या इज सेइंग नो, पूजा इज सेइंग नो, ओके। रिवाइज तो करेंगे ना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं डिफिकल्टी नहीं आ रही तो रिवाइज तो करेंगे, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको 24 आवर्स के अंदर रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ओके। यस, रिवाइज करने से ऑफ कोर्स दूर हो जाएंगे, बिल्कुल बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसलिए ज्यादा क्लियर हो, यस रिवाइज किया इसलिए ज्यादा क्लियर होगा, आपको रिलेट कर पाएंगे ना आप लोग। नहीं तो देखो होता क्या है, कई बार क्या होता है कि हम लोग रिवाइज नहीं करते, और जब हम लोग सेशन अटेंड कर रहे होते हैं ना, या हम लोग क्लास में बैठे होते हैं, ओके, थैंक यू वेरी मच प्रकाश, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। जब हम लोग सेशन में बैठे होते हैं ना, उस टाइम क्या होता है कि कुछ चीजें होती है जो हम रिलेट नहीं कर पाते, उसकी वजह से क्या होता है कि लाइक जो मजा आना चाहिए ना, हम लोग बोर हो जाते हैं, लाइक कई बार ऐसा लगता है कि हमारे सामने जो हो रहा है वो सिर के ऊपर से जा रहा है, राइट। तो वो टाइम आपका जो सेकंड क्लास अटेंड करने का टाइम होता है ना, वो भी वेस्ट हो जाता है। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, आगे जाके ना धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जाएगा ये टॉपिक, राइट। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 54 की, ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, देखिए लिखा हो ना, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड परचेज ऑफ यूनिट्स इन स्टार्टअप फंड। अभी स्टार्टअप फंड क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप फंड बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। अब ये जो फंड्स होते हैं, जैसे मान लो ये फंड है 50 लाख करोड़ का, राइट, 50 लाख करोड़ का फंड बना हुआ है, ओके। अब ये जो फंड बना हुआ है ना, इसकी यूनिट्स बेचती है गवर्नमेंट, राइट। यूनिट्स मतलब जैसे शेयर आप परचेज करते हो, वैसे स्टार्टअप फंड किस लिए बनाया जाता है, ताकि स्टार्टअप्स की फंडिंग की जा सके। आप लोग जानते हैं व्हाट आर स्टार्टअप्स क्या होते हैं, जैसे ओला है, उबर है, राइट, ओयो रूम है, आप लोग जानते हैं ना इन स्टार्टअप्स के बारे में, इन सब कंपनीज के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते, जानते हैं ना। आप लोगों को याद होगा कुछ साल पहले जब ये कंपनीज आई थी, तो ये फ्री में राइट्स दिया करती थी, राइट। ओयो में बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको रूम मिला करते थे, ऐसा होता है कि नहीं होता, हुआ था ना, न्यू बिजनेस आइडियाज, राइट। तो ये जो आपको सस्ते में देते हैं, सस्ते में चीजें देते हैं, कम प्राइस में देते हैं, कम प्राइस में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये क्यों प्रोवाइड कर पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इनको फंडिंग होती है। एक बार आप यूज टू हो जाते हैं तो फिर ये कमाना शुरू करते हैं उसके बाद, राइट। एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, राइट। तो स्टार्टअप फंड बनाती है गवर्नमेंट, किस लिए बनाती है, ताकि जो कोई नया आइडिया लेके आता है उसको गवर्नमेंट फंड्स दे सके, उसको लोन प्रोवाइड कर सके, राइट।
तो ऐसे जो फंड है, जैसे मान लो 50 लाख करोड़ का फंड है, राइट, गवर्नमेंट ने इसको यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। यूनिट्स मतलब एक यूनिट का प्राइस मान लो रख दिया इन्होंने, गवर्नमेंट ने 1000 रुपए, राइट, और अगर आपने 100 यूनिट्स परचेज कर लिए, 100 यूनिट्स परचेज कर लिए इसके, अगर आपने 100 यूनिट्स परचेज कर लिए मतलब आपने 1 लाख रुपए अपना इन्वेस्ट कर दिया। ओके, तो इसका बेनिफिट क्या है, ये जो फंड्स है इनका प्राइस बढ़ता है, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ती है। ओके, अब इसमें वही लिखा हुआ देखो, आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट खरीदो और स्टार्टअप फंड में इन्वेस्ट कर दो, लेकिन आपको कम से कम 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कब तक इन्वेस्ट करना होगा, जिस डेट को आपने ट्रांसफर किया उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको इन्वेस्ट करना होगा। जैसे बॉन्ड्स था, बॉन्ड्स में भी कितने टाइम में इन्वेस्ट करना है, 6 मंथ्स में। उसी तरीके से स्टार्टअप फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने टाइम में, 6 मंथ्स, राइट। और अगर आप 6 मंथ्स में इन्वेस्ट कर देते हैं 3 साल के लिए, कम से कम 3 साल से पहले पहले आप उसको बेच देते हैं, तो आपको फिर से टैक्स पे करना पड़ेगा उसके ऊपर। शेयर मार्केट की तरह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके, शेयर्स की तरह होते हैं यूनिट्स। देखो इकोनॉमी लॉस से इसका कोई मतलब नहीं है। दीज फंड्स आर लाइक बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, जितने पैसे दिए उतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है आपको। ओके, ये शेयर्स नहीं है, शेयर्स के जैसे, क्योंकि यूनिट्स में मिलते हैं। बॉन्ड्स होते हैं ना, डिबेंचर्स होते हैं, उसमें कभी लॉस नहीं होता आपको। शेयर्स में लॉस हो सकता है, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, एफडीज में, फंड्स में, इस टाइप के जगह पर आप इन्वेस्ट करते हो तो कभी आपको लॉस नहीं होता। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें है हमारा 54D। 54D, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अच्छा, आप लोगों को पता होगा, जैसे भी मेट्रो मेट्रो है, काफी सारी सिटीज में मेट्रो चल रही है। मेट्रो जानते हैं ना, दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, जयपुर में भी चलती है जयपुर मेट्रो। सुना है आपने, मेट्रोस जानते हैं ना आप, मेट्रोस, है ना? सभी पूरी इंडिया में नहीं है, इसलिए मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ। ओके, अभी जो मेट्रोस होती हैं, आपको पता है कि मेट्रो की कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था? 54 एंड 54F सेम है? नहीं, कहाँ है सेम? मैंने ऐसा कब बोला? 54F में एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, इसमें तो सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस था, इसमें तो सिर्फ रेजिडेंशियल। यस, मेट्रो ट्रेन। ओके, देखो इसको गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे मेट्रो की कंस्ट्रक्शन करनी थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बीच में अगर कोई बिल्डिंग पड़ती है मेट्रो की कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर कोई लैंड पड़ती है, इंडस्ट्रियल लैंड, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको एक्वायर कर देती है, पैसा दे देती है, और बोलती है कि लैंड आप हमें दे दो, हम लोग यहाँ पर मेट्रो बनाएंगे। या फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि अर्बन सिटीज, मतलब पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अर्बन सिटीज में जो इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं उनको जबरदस्ती एक्वायर कर लेती है, और उनको बोलती है कि आप यहाँ से लेके कहीं और चले जाओ, राइट। बेनिफिट ऑफ 54EE, आफ्टर 3 years गेन पर नो टैक्स। यस, 3 साल के बाद टैक्स तो लगेगा ना, ऐसा किसने बोला कि टैक्स नहीं लगेगा? लेकिन 3 साल, अगर आप 3 साल से पहले भेज दोगे तो पुराना जो आपने टैक्स बचाया उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा, पुराने अमाउंट पे भी टैक्स देना पड़ेगा। 3 साल के बाद दोबारा आप सेल कर सकते हो, पुराने फिर टैक्स से, पुराने इनकम से कोई मतलब नहीं, पुराने कैपिटल गेन से कोई लेना देना नहीं। 3 साल से पहले भेज दोगे तो पुराने गेन पे भी टैक्स देना पड़ेगा, और नया जो गेन हुआ उस पर तो टैक्स देना ही पड़ेगा। क्लियर है मनीष? ओके, सो इसको बोलते हैं हम कंपल्सरी एक्विजिशन। कंपल्सरी एक्विजिशन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट आपकी लैंड को या फिर बिल्डिंग को एक्वायर कर लेती है, बोलती है कि लैंड हमें दो, आप ये पैसा लो। अच्छा, अगर जबरदस्ती गवर्नमेंट लैंड आपकी ले ले, बिल्डिंग आपकी ले ले, तो आपको क्या लॉस ही होगा? प्लीज टेल मी, या प्रॉफिट भी हो सकता है? प्लीज टेल मी, क्या लगता है? गवर्नमेंट तो हमेशा करंट प्राइस पे लेगी ना, आपको करंट में जो प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पे तो देगी ना, प्रॉफिट तो हो सकता है, देयर आर चांसेस ऑफ प्रॉफिट्स। तो अगर आपसे गवर्नमेंट जबरदस्ती लैंड ले लेती है और आपको पैसा जबरदस्ती दे देती है, बोलती है यहाँ से अपनी इंडस्ट्री उठाओ, कॉम्पनसेशन बोलते हैं, यस कॉम्पनसेशन बोलते हैं, तो उसमें आपको कैपिटल गेन होता है, राइट। अगर आपको ऐसा कैपिटल गेन होता है तो भी आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, राइट। तो इसमें देखो, अगर ऐसी कोई, अब आपको एक इंडस्ट्रियल लैंड एक्वायर कर ली गवर्नमेंट ने, जबरदस्ती आपसे ले ली,
तो अब आगे भी एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर बिल्डिंग, एग्रीकल्चर मशीनरी लोगे कि नहीं लोगे? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। अब आगे भी इंडस्ट्री लगाओगे कि नहीं लगाओगे? इंडस्ट्री लगाओगे ना, तो इंडस्ट्री ही लगानी पड़ेगी आपको। परचेज एंड कंस्ट्रक्शन इन 3 इयर्स, आपको 3 साल का टाइम मिल जाता है। आप इंडस्ट्री लैंड परचेज करो, उसको कंस्ट्रक्ट करो, कंप्लीट वैसी की वैसी इंडस्ट्री बनाओ, लेकिन आपको टाइम पीरियड मिलेगा 3 साल का। आप अगर कुछ और परचेज कर लेते हो तो आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उसके, राइट, जितना भी आपका प्रॉफिट होगा। ओके, क्लियर है? ओके, इसके बाद है सेक्शन 54 जी। सेक्शन 54 जी में क्या है कि आपको आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को उन्होंने मतलब आप ट्रांसफर कर रहे हो, गवर्नमेंट नहीं एक्वायर कर रही है, आप अपने आप ट्रांसफर कर रहे हो। आप अर्बन लैंड से जा रहे हो, मतलब अर्बन शहरी एरिया से जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि यहाँ से, गवर्नमेंट नहीं ले रही है आपकी लैंड, आप खुद ही उस लैंड को बेच के जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? एसईजेड में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर इंडस्ट्री लगती है तो उससे पूरे देश को भला होता है, राइट। तो इसलिए अगर आप एसईजेड में ट्रांसफर हो रहे हो अपनी मर्जी से, गवर्नमेंट एक्वायर नहीं कर रही। अगर आप इंडस्ट्रियल लैंड को वैसे ही सेल करते हो, अगर आप नॉर्मल एरिया में जाते हो, अर्बन प्लेस से अर्बन प्लेस में जाते हो, तो आपको ये सेक्शन 54 जी का बेनिफिट नहीं मिलता, राइट। लेकिन अगर आप अर्बन एरिया से एसईजेड में जाते हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाते हो, तो आपके पास टाइम पीरियड होता है परचेज एंड कंस्ट्रक्शन का 3 साल का। यानी कि आपको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ही लगानी पड़ेगी, आपको इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करनी पड़ेगी, उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और आपको 3 साल का टाइम पीरियड मिल जाता है परचेज एंड कंस्ट्रक्शन का, राइट। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। क्लियर है तो प्लीज टाइप सीएल इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो इट इज इजी, अभी आपको समझ में आ चुका होगा। आप स्टार्ट को दोबारा देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। और मैं आपके साथ, तो पैसा 3 साल अकाउंट में रखना होगा, यस, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 3 साल रखना होगा। लेकिन आप इन्वेस्ट तो उससे पहले ही करोगे ना, रखना नहीं है, इन्वेस्ट करना है 3 साल के अंदर, रखना होगा नहीं। अगर आप 3 साल के बाद इन्वेस्ट नहीं करोगे तो टैक्स देना पड़ेगा आपको। ओके, कैपिटल गेन अकाउंट, देखो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में तो पैसा रख रहे हो ना, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है ना कोई रिटर्न मिलती है। आपने इन्वेस्ट तो नहीं किया ना, सिर्फ पैसा रखा है उसके अंदर सेविंग अकाउंट की तरह, और इसमें तो सेविंग अकाउंट के जैसे भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। लेकिन अगर आप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टार्टअप फंड में, तो वहां पर तो आपको रिटर्न्स भी मिलती है ना उसके ऊपर। इट्स लाइक ए फंड जिसमें आपको रिटर्न मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है मनदीप, गवर्नमेंट ना जोन्स बनाती है, राइट। मतलब एक पर्टिकुलर एक कॉलोनी टाइप में बना देती है, कॉलोनी टाइप में बना देती है। ओके, अब इसमें ना इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं। ओके, इंडस्ट्रीज ही लगाई जाती हैं, मतलब इसमें कोई रेजिडेंशियल नहीं होता। ओके, इंडस्ट्रियल एरिया टाइप में होता है। इसमें जो भी इंडस्ट्रीज होती है ना, उनका मेन काम होता है कि यहाँ पर जो भी मैन्युफैक्चर होगा वो सारा का सारा क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। ओके, एक्सपोर्ट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बिल्कुल देना होगा, मैंने ये तो बताया आपको। एग्रीकल्चर लैंड अगर आप सेल करके आपको कैपिटल गेन होता है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि देखो एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, हमने डिस्कस किया था। एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी से होने वाली, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जो होता है, खेती बाड़ी से जो होती है इनकम, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम, प्रोडक्शन, राइट। क्लियर है? पुश्तैनी, यस, पुश्तैनी है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था इस बारे में। पुश्तैनी है तो आपके लिए तो प्रॉफिट तो हुआ ना आपको। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो आई विल बी शेयरिंग दिस चार्ट विद यू पीपल, और मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। ओके, आई एम शेयरिंग द लिंक विद यू पीपल राइट नाउ। ओके, इस लिंक को आप रख लीजिए अपने पास अगर आप खुद स्टडी करना चाहते हैं एग्जाम्पशंस को। ओके, प्लीज टेक दिस। ओके, आई हैव शेयर्ड इन द मैसेज बॉक्स। ओके, प्लीज कॉपी दिस लिंक और कहीं सेव कर लीजिए अपने पास। ओके, सेव कर लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, बाद में आप ढूंढोगे तो आपको दिक्कत होगी। ओके, सर इंडेक्सेशन कैसे निकालेंगे इन केस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी? ओके, देखो, अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है
तो उसके केस में मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, अब आप मुझे बताओ, जो हमने इंडेक्स देखा था, इंडेक्स वैल्यू, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? 2001-2 से स्टार्ट हो रही थी। यस और नो? प्लीज टेल मी। ऐसी था ना? ऐसी था। अब अगर एक दो से पहले आपने प्रॉपर्टी ली है तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन देन? सिर्फ 21 साल का तो इंडेक्सेशन होता है हमारे पास। अगर आपने इससे पहले कोई, अगर इसमें 1-2 की वैल्यू दी हुई है 100, 1-2 की वैल्यू दी हुई है 100, है ना? तो इससे पहले अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की हो, आप बोल रहे हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, राइट? तो अगर मान लो आपने जो प्रॉपर्टी आपकी आज से करीब 100 साल पहले की है, राइट, मतलब 2000 1920-21 की प्रॉपर्टी है, यही क्वेश्चन है ना आपका? 1920-21 की प्रॉपर्टी है, ओके, मतलब आपके दादा परदादा के टाइम की है, ओके। 1983 से हुआ करता था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप अमित, ओके। ये अब 2001-2 से हो चुका है, राइट? ये 20-21 साल के लिए होती है। 1920 में आपने कोई प्रॉपर्टी, अतः आपके दादा परदादा ने प्रॉपर्टी परचेज की थी और अब आपके पास आ गई वो, है ना? तो इस केस में आप देखोगे कि उसकी 2001-2 में क्या वैल्यू थी। ओके, यू विल हैव टू सी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन द ईयर 2001-2, राइट? ओके, अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, राइट? अब जरा ध्यान से सुनना, आपके दादा परदादा ने वो प्रॉपर्टी यहाँ पर परचेज की होती 2002-3 में परचेज की होती, तो क्या आपके पास 2-3 की परचेज वैल्यू होती कि नहीं होती? प्लीज टेल मी। 2-3 की परचेज वैल्यू होती कि नहीं होती? रजिस्ट्री होती, उसकी परचेज वैल्यू होती, तब तो आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बैक में जाना पड़ेगा, 2001-2 में जाना पड़ेगा, 1-2 में जाके चेक करना पड़ेगा उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ओके। और वो कहां से चेक करोगे? आपको रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, ओके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ना सर्कल रेट तो होता ही है। सर्कल रेट आप लोगों को पता है? व्हाट इज सर्कल रेट? आप मुझे बताओ, डू यू नो अबाउट सर्कल रेट? गवर्नमेंट का सर्कल रेट क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यस, 81-82 का हुआ करता था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ओके, अब देखिए, एक बार ध्यान दीजिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, अब मान लो आपकी गवर्नमेंट डिसाइड, यस, ओके। अब देखो यहाँ पे, मान लो आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो 50 लाख रुपए, ओके। अब 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेच रहे हो, ओके। अब आप इसकी जब रजिस्ट्री कराने जाओगे ना, जब आप इसकी रजिस्ट्री कराने जाओगे तो इसके ऊपर 1% कम से कम स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। और 50 लाख की स्टैंप वैल्यू कितनी होगी? स्टैंप ड्यूटी कितनी होगी? 50,000 होगी। कितनी होगी? 50,000। 2% होती है मेरे ख्याल से, यानी कि 1 लाख रुपए आपको इसकी स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ओके, ऐसा होता है ना। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हम लोग कोशिश ये करते हैं हम इसकी कम से कम वैल्यू रजिस्टर कराएं, एक तो कैपिटल गेन कम आएगा, है ना? नो सर, मेल गिवन 5%, ओके, मेल 5% और फीमेल 3% 5, ओके, कोई बात नहीं, जो भी है, ओके। जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल कि 1 लाख, वो देखो अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग होती है, ओके। सो अब मान लो 1 लाख रुपए आपकी आपकी 1 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी लग रही है आपकी। आप कोशिश क्या करोगे? आप इसकी कम से कम वैल्यू दिखाओ। इसके दो बेनिफिट मिलेंगे आपको। पहला बेनिफिट क्या है कि आपको स्टैंप ड्यूटी कम देनी पड़ेगी। दूसरा बेनिफिट क्या है कि आपको इसके ऊपर कैपिटल गेन भी कम देना पड़ेगा। आप क्या कोशिश करोगे? आप 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी रजिस्टर कराओगे, राइट? लेकिन गवर्नमेंट का सर्कल रेट होता है, गवर्नमेंट का सर्कल रेट होता है, आप उसमें एक वैल्यू फिक्स होती है। मान लो गवर्नमेंट ने इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख रुपए, उनके हिसाब से उस एरिया में उतने उतने एरिया की प्रॉपर्टी, मतलब उतने स्पेसिफाइड एरिया की प्रॉपर्टी का प्राइस मान लो 40 लाख रुपए बनता है और आप दिखा रहे हो 30 लाख रुपए, राइट? तो गवर्नमेंट 30 लाख रुपए में रजिस्ट्री नहीं करेगी, आपकी रजिस्ट्री कितने में होगी? 40 लाख रुपए के हिसाब से होगी, ओके। सबसे कॉस्टली मध्य प्रदेश है, ओके,
रेडी रैकनर, ओके। अच्छा ये पॉइंट क्लियर है आपको? दिस इज कॉल्ड द सर्कल रेट। सर्कल वैल्यू के अकॉर्डिंग ही सेल डीड तैयार होती है, ज्यादातर ऐसा ही होता है, ओके। क्योंकि एक्चुअल वैल्यू पे कोई ज्यादातर रजिस्ट्री नहीं कराता, क्योंकि उसको रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो होता है ना ज्यादा पे करना पड़ता है, राइट। अनटिल एंड अनलेस देयर इज ए बिल्डर फ्लोर, राइट। जब तक कोई बिल्डर फ्लोर ना हो या फिर आपको लोन ना लेना हो, तब तक आप कोशिश ही करते हो कि कम से कम पैसों में रजिस्ट्रेशन कराना पड़े आपको, राइट। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है कि नहीं होता? प्लीज टेल मी, ओके। लेकिन नाउ देयर इज ए प्रोविजन, नाउ देयर इज ए प्रोविजन, स्टैम्प ड्यूटी तो होता ही है, मतलब जो भी उसकी सर्कल वैल्यू है, सर्कल वैल्यू स्टैम्प के हिसाब से तो देखना है, स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से तो देखना है। कैपिटल गेन कंप्यूट करने के हिसाब से भी आपको वही देखना होता है। इसमें आपको क्या देखना है कि आपकी सेल कंसिडरेशन कितनी है और उसकी सर्कल वैल्यू कितनी है, राइट। उन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो आपको लेनी पड़ेगी। इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस हो सकता है 5% का, राइट। इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा कितना डिफरेंस हो सकता है? 5% का। मतलब जैसे मान लो आप सेल कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो लेट सपोज 20 लाख रुपए, ओके। तो सर्कल रेट ज्यादा से ज्यादा, अगर मान लो सर्कल रेट है 25 लाख रुपए, अगर अगर सर्कल रेट है 25 लाख रुपए, तो आपको 25 लाख ही लेना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर सर्कल रेट 21 लाख रुपए तक है, यानी कि 20 लाख का 5% कितना हुआ? 20 लाख का 5% आई थिंक 1 लाख ही हुआ, है ना। यानी कि अगर 21 लाख रुपए तक सर्कल रेट है तो आप 20 लाख भी ले सकते हो, राइट। लेकिन अगर सर्कल रेट 5% से ज्यादा गैप है सर्कल रेट और एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन में, तो आपको सर्कल रेट ही लेना पड़ेगा कैपिटल गेन निकालने के लिए, राइट। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। क्लियर है तो प्लीज टाइप सीएल इन द कमेंट बॉक्स, ओके। अभी हम लोग देखेंगे इस चीज। सर हमारी एग्रीकल्चर लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर की और पैसे अभी ब्याज पर दिए हैं, तो क्या 3 साल के बाद टैक्स पे करना पड़ेगा? अगर न्यू लैंड नहीं लेते तो टैक्स तो आपको अभी भी पे करना पड़ेगा। अगर कैपिटल गेन हुआ है, आपको प्रॉफिट में बेची है, तो टैक्स तो आपको अभी भी पे करना पड़ेगा, अगर आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में नहीं जमा करा है। 3 साल के बाद तो आपको तो अभी टैक्स, अभी लायबिलिटी है आपकी। 3 साल के बाद तो 3 साल तक आप प्रॉपर्टी परचेज नहीं करते तो आपको पेनल्टीज भी लगाई जा सकती, तो आपको अभी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराना चाहिए। ब्याज पे दे दिया तो आप तो बिजनेस कर रहे हो, तो आपको जो एग्जाम्पशन मिल सकते हैं ना वो भी नहीं मिलेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि जब अब देखो होगा क्या, आपने अकाउंट में पैसे लिए थे, कहाँ लिए थे? प्लीज टेल मी, आपने पैसे कहाँ लिए थे? अकाउंट में लिए थे, कहाँ लिए थे? अकाउंट में लिए थे ना। आप कितने कितने पैसे मिले थे आपको? अकाउंट में कितने पैसे आए थे? सेविंग में आए थे ना, सेविंग अकाउंट का चेक मिला होगा आपको, कितने पैसे आए थे अकाउंट में? 30 लाख। अब 30 लाख इसे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। बैंक के पास इंफॉर्मेशन है 30 लाख रुपए अकाउंट में आए थे, है ना। अब ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगी कि नहीं जाएगी? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। इट इज ए हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। गवर्नमेंट, अब ये डिपार्टमेंट के पास जाएगी, और ये नोटिस ना आपके पास डिपार्टमेंट 8 साल के अंदर कभी भी भेज सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको इसी साल नोटिस आएगा अगर आपने इसी साल सेल किया, क्योंकि 3 साल का टाइम पीरियड तो है ही वैसे भी, ओके। क्लियर है आपको? हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है ये। बैंक ने नोटिस कर लिया, डिपार्टमेंट के पास डिटेल चली गई, आप मान के चलो ये, आप रिटर्न फाइल कर लो इसके बिहाफ पर। टैक्स बनता है तो टैक्स दे दो, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालना है उसमें डाल दो, कोई और एसेट खरीदनी है कोई और एसेट खरीद लो, राइट। अदरवाइज यू विल हैव टू पे टैक्स, टैक्स पे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाई वैल्यू 10 लाख रुपए तक सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए तक चल जाता है, राइट। 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आप कंसीडर करके चलो, 5 लाख से ज्यादा मत ट्रांसफर करो, क्योंकि 5 लाख तो जस्टिफाइड है, ओके। 5 लाख तो जस्टिफाइड होता है।
5 लाख से ऊपर हो जाता है ना, 5 से 10 लाख, 10 लाख से ऊपर, तो गवर्नमेंट की नॉलेज में होता है। 5 लाख तक भी नॉलेज जाती है, लेकिन आप जस्टिफाई तो कर सकते हो ना कम से कम। ओके, क्लियर? प्लीज वेट फॉर अ सेकेंड। Yeah, I switched off the video for some time. Okay, so I hope यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Now we are moving to a new topic. Okay, अभी एक और टॉपिक है, वो टॉपिक लेने के बाद ही हम लोग कैपिटल गेन से रिलेटेड जो हमारा प्रैक्टिकल है रिटर्न फाइलिंग का, वो हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम लोग वो वाला टॉपिक कर लेंगे। ओके, और उस टॉपिक का नाम है लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। अच्छा, इसमें एक चीज और है, मैंने आपको कैपिटल गेन बता दिया, राइट? इसके अलावा कैपिटल गेन बताने से पहले मैं आपको ट्रीटमेंट ऑफ लॉस बता रहा हूँ। ओके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या आता है, इसमें आता है आपका डिविडेंड इनकम। ओके, डिविडेंड क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज डिविडेंड? व्हाट इज डिविडेंड? यस, मतलब अगर आपने किसी कंपनी में शेयर्स परचेज किए हुए हैं और कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो कंपनी आपको उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड, राइट? इट्स ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी जो शेयर होल्डर्स को मिलता है, राइट? ओके, सो डिविडेंड आपकी इनकम होती है, और इस इनकम को कहाँ दिखाते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, राइट? दूसरा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम इज ऑलवेज अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बारे में हमने आईटीआर 1 में भी किया था। बैंक से इंटरेस्ट मिलता है आपको, एफडी पर, आपके डिपॉजिट्स पर, सेविंग पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, राइट? और अच्छा, हमने पढ़ा था, हमने जब हमने आईटीआर 1 किया था, तो उसमें हमने रेंटल इनकम को कहाँ टैक्स करते थे? रेंटल इनकम, रेंटल इनकम कहाँ टैक्सेबल होती है? हाउस प्रॉपर्टी, है ना? रेंटल इनकम वाज टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट? लेकिन कौन सा, किस चीज की रेंटल इनकम? बिल्डिंग, है ना? रेंटल इनकम फ्रॉम बिल्डिंग, ऐसे ही होता था ना? रेंटल इनकम फ्रॉम बिल्डिंग वाज टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती थी, ऐसे ही होता था। ओके, अब लेकिन अगर आप बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, मान लो एक फैक्ट्री लगी हुई है आपकी, उसको आप एक मतलब पूरा बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सबको एक साथ रेंट पे दे देते हो, तो इस केस में क्या है कि आपने मान लो 1 लाख रुपए लिया पूरी फैक्ट्री का, जिसमें प्लांट, मशीनरी सब कुछ इंक्लूड है, राइट? अब इसमें अलग अलग तो नहीं कर सकते ना कि हाउस प्रॉपर्टी कितना है, मशीनरी का कितना है, ऐसे अलग अलग तो नहीं कर सकते। पूरे 1 लाख रुपए ले रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट रेंट। दिस इज कॉल्ड कंपोजिट रेंट। अगर ये बिल्डिंग का रेंट होता तो टैक्सेबल होता हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन अगर कंपोजिट रेंट है, मतलब बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक साथ आप रेंट पे दे रहे हो, उसके ऊपर आपको इनकम हो रही है, तो दिस विल बी टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट? उसके बाद मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? एग्री, लैंड एंड प्रेमिसेस रेंट, कौन से हेड में? अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी अमित, प्रेमिसेस कौन से प्रेमिसेस, कौन से प्रेमिसेस की बात कर रहे हैं? एक एग्रीकल्चर लैंड है मान लो ये, ठीक है, इसको आपने रेंट पे दिया, एग्रीकल्चर लैंड है, आपने इसको रेंट पे दिया, किस पर्पस के लिए दिया? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया। ओके, तो ये एग्रीकल्चर इनकम है, दिस इज योर एग्रीकल्चर इनकम, राइट? ओके,
यहाँ पर एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, मतलब एक फार्म हाउस टाइप में है। उस फार्म हाउस में आप क्या करते हो, यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसको स्टोर करते हो, या फिर आसपास भी जो लैंड्स हैं, आसपास भी जो लैंड्स हैं एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है वो लोग इसी फार्म हाउस में स्टोर करते हैं, आप उनसे रेंट लेते हो। मतलब ये बिल्डिंग भी किस लिए यूज हो रही है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है। इस पे जो रेंट मिल रहा है, अगर बिल्डिंग से रेंट मिलता तो कहाँ टैक्सेबल होता, हाउस प्रॉपर्टी में, राइट। लेकिन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है ये बिल्डिंग, तो ये रेंट कहाँ टैक्सेबल होगा, कहाँ टैक्सेबल होगा, इसको माना जाएगा एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है, मतलब इट शुड बी कनेक्टेड टू द एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड होगा तो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, इट इज नॉट टैक्सेबल। ओके, क्लियर है, क्लियर है। अब आप मुझसे पूछ रहे हो, अब मैं आपको दूसरा आंसर करता हूं। मान लो इस लैंड को आपने रेंट पे दे दिया, मान लो शादी के लिए दे दिया, किसी को शादी के लिए दे दिया रेंट पे, मतलब वहां पर टेंट लगाए लोगों ने, वहां पर टेंट लगाए एग्रीकल्चर लैंड में, और वहां पर कोई फंक्शन कर दिया, इससे रेंट मिला, ओके, तो वो टैक्सेबल होगा कहाँ, अदर सोर्सेस में, अदर सोर्सेस। अब मान लो कोई भी लैंड होती है ना, कोई भी एनी लैंड, मान लो खाली पड़ी लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, अर्बन लैंड है, रूरल लैंड नहीं है, अर्बन अर्बन लैंड, शहरी एरिया में एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं होती, इसको आप रेंट पे दे तो कहाँ टैक्सेबल होगा, प्लीज टेल मी, इसको रेंट पे दे तो कहाँ टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेस, राइट, क्योंकि देयर इज नो बिल्डिंग, बिल्डिंग होता, बिल्डिंग को किराए पे देते तो टैक्सेबल होता कहाँ पर, हाउस प्रॉपर्टी में, राइट। लेकिन अगर बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ लैंड है, तो इट विल बी टैक्सेबल इन अदर सोर्सेस, राइट। एग्रीकल्चर लैंड रेंट फॉर फ्रूट प्रोसेसिंग कंपनी, फ्रूट प्रोसेसिंग कर रहे हो आप, फ्रूट उगा नहीं रहे हो, ओके। अगर वहीं उसी एग्रीकल्चर लैंड पे फ्रूट्स, मतलब वहां पर ट्रीज लगा दिए जाए, इंडस्ट्री है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा, बिजनेस इनकम नहीं है, ओके। क्लियर अमित, एग्रीकल्चर लैंड और वहां पर आप प्रोसेसिंग, फ्रूट प्रोसेसिंग कंपनी को आप दे रहे हो, अगर फ्रूट उगा रही है, वो पेड़ लगा रही है, तो एग्रीकल्चर इनकम है, उस कंपनी के लिए भी एग्रीकल्चर इनकम है, आपके लिए भी एग्रीकल्चर इनकम, राइट। लेकिन आपने उसको इंडस्ट्री लगाने के लिए दे दी एग्रीकल्चर लैंड, उसका रेंट, ऑफ कोर्स उसका रेंट भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। वैसे हम लोग ना यहाँ से बाहर जा रहे हैं, राइट, हम जिस टॉपिक पे चल रहे हैं उससे बिल्कुल बाहर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इसके बाद कोई मैं आउट ऑफ द स्कोप टॉपिक इस सेशन में नहीं लूंगा, अभी हमारा बहुत कुछ पड़ा हुआ है, वी हैव टू डू दोस टॉपिक्स एज वेल, राइट। बट आई वाज सेइंग इज, मान लो एक एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, एक कंपनी आती है आपके पास, आप बोल रहे हो कि वो फ्रूट प्रोसेसिंग का काम करती है, फ्रूट प्रोसेसिंग। अब फ्रूट प्रोसेसिंग में क्या हो सकता है, मान लो ये स्लाइस कंपनी है, स्लाइस, मान लो मैंगो का जूस बनाती है, स्लाइस कंपनी है, स्लाइस, स्लाइस जानते हैं ना, स्लाइस मार्केट में वो मिलती है, ड्रिंक मिलती है, फ्रूटी जैसी होती है, स्लाइस, है ना। तो ये कंपनी क्या करती है, ये लैंड आपसे ले लेती है, एग्रीकल्चर लैंड है, दिस इज एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाती है, फैक्ट्री वैक्ट्री लगाती है, अब ये फ्रूट को प्रोसेस करके इसका क्या बना देती है, जूस बना देती है, ठीक है। अब जिसकी एग्रीकल्चर लैंड है, जो ऑनर है, उसको जो रेंट मिल रहा है इस कंपनी से, जो रेंट मिल रहा है, राइट, दिस रेंट, अगर ये जूस बनाने का काम कर रही है कंपनी और इसको जो रेंट मिल रहा है, वो रेंट उसके लिए टैक्सेबल होगा, वो रेंट इसके लिए टैक्सेबल होगा, कहां पर टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में, ओके। स्लाइस इज डूइंग ए बिजनेस, स्लाइस इज डूइंग मैन्युफैक्चरिंग, राइट। लेकिन अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एग्रीकल्चर लैंड है, एक कंपनी है, फ्रूट प्रोसेसिंग कंपनी आप बोल रहे हो, फ्रूट प्रोसेसिंग कंपनी, ये कंपनी क्या करती है, यहाँ पर पेड़ लगा देती है आम के, ओके। ये है भी एग्रीकल्चर लैंड और यहाँ पर पेड़ लगा दिए जाते हैं आम के, और पेड़, ये मतलब इस पे जो भी मैंगोज लगते हैं उनको सेल कर देती है। तो ये क्या कर रही है, ये फ्रूट कंपनी, फ्रूट प्रोसेसिंग कंपनी क्या कर रही है, ये भी तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रही है ना, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रही है, तो इसको होने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम है,
और ये टैक्सेबल नहीं है, नो टैक्स, राइट। इसका जो ऑनर है, जो रेंट ले रहा है, उस रेंट को भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उसने दिया। क्लियर है? अब क्लियर है तो प्लीज टाइप सीएल इन द कमेंट बॉक्स। ओके, ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद है मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? गिफ्ट मिली। मान लो मैंने आपको अ, मान लो मैंने आपको अपना मोबाइल, मतलब एक मोबाइल फोन खरीद के दे दिया। किसी को भी आप मोबाइल फोन खरीद के देते हो, वो क्या है? गिफ्ट है। यस और नो? है ना? गिफ्ट। अगर मान लो मैंने किसी को मोबाइल फोन एज ए गिफ्ट दिया, तो उसके लिए वो कहाँ टैक्सेबल होना चाहिए? प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, कहाँ टैक्सेबल होना चाहिए? मोबाइल दिया, मैंने कार दे दी, किसी को मैंने कार गिफ्ट कर दी। पंकज गुप्ता इज सेइंग राइट। अगर आप इन काइंड दे रहे हो ना, कुछ भी इन काइंड, चाहे वो 1 करोड़ रुपए की क्यों ना हो, आपने किसी को फरारी दे दी, तो इट विल नॉट बी टैक्सेबल। क्योंकि इट विल नॉट बी टैक्सेबल, राइट। क्योंकि ये जो इन काइंड दे रहे हो ना, इन काइंड, गिफ्ट टैक्स भी नहीं लगेगा। इन काइंड में गिफ्ट टैक्स भी नहीं लगेगा। गिफ्ट टैक्स अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। गिफ्ट टैक्स स्टेट वाइज हो सकता है, बट नॉट डोनेशन। डोनेशन इज नॉट टैक्सेबल। डोनेशन टैक्सेबल हो सकती है, क्योंकि वैसे देखो क्या होता है डोनेशन के केस में ना, जो भी डोनेशन लेता है वो गवर्नमेंट से अंडर सेक्शन 10 उसको एग्जाम्प्ट करवा लेता है। उसको पहले अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, अंडर सेक्शन 10। और जो डोनेशन दे रहा है उसको भी बेनिफिट मिलता है 80G का, राइट। 80G का डोनेशन का बेनिफिट मिलता है उसको। फिर आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्यों डाला? अभी मैं आपको बता रहा हूँ पूजा, प्लीज वेट। मैंने आपको बोला इन काइंड कोई गिफ्ट मिल रहा है, राइट। मनी, मनी लिखा हुआ है यहाँ पर देखो। और दूसरी चीज क्या लिखी हुई है? प्रॉपर्टी, राइट। प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? इमूवेबल प्रॉपर्टी ना, इमूवेबल। ओके, क्लियर? विदाउट कंसिडरेशन इट इज ए गिफ्ट, राइट। अब इसमें मनी लिखा हुआ, मनी का मतलब क्या हुआ? मनी का मतलब इन कैश, राइट। या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी मिलती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं। अगर आपको पैसा, अगर आपको कैश, कैश अपने रिलेटिव से मिलता है, अगर किसी रिलेटिव से मिलता है, तो इट विल नॉट बी टैक्सेबल। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? ब्लड रिलेशन। गोल्ड भी मिलता है तो भी, ओके, तो इट विल नॉट बी टैक्सेबल। शादी के टाइम पे मिलता है ना। अगर आपको अपने रिलेटिव से गिफ्ट मिलती है, रिलेटिव से, रिलेटिव कैश में मिलती है। रिलेटिव कौन होते हैं? जैसे मान लो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स, इसके इसके सन से इसे कोई गिफ्ट मिलती है, सन के सन से यानी कि ग्रैंड सन से इसको गिफ्ट मिलती है, फादर से गिफ्ट मिलती है, और ग्रैंडफादर से गिफ्ट मिलती है। ओके, और यहाँ पर वाइफ से गिफ्ट मिलती है, राइट। ओके, वाइफ से गिफ्ट मिलती है, ब्रदर से गिफ्ट मिलती है। ब्लड रिलेशन होना चाहिए। हाँ, गिफ्ट को आईटीआर में शो करना जरूरी है। इन काइंड मिल रही है तो टैक्सेबल नहीं है। कैश गिफ्ट अगर मिल रही है, कैश गिफ्ट या फिर प्रॉपर्टी मिल रही है, तो इट विल बी टैक्सेबल, राइट। कैश और प्रॉपर्टी मिलती है, और कैश के केस में 50,000 रुपए तक एग्जाम्प्ट है, 50,000। नाना से मिले तो एग्जाम्प्ट नहीं है। ओके, क्लियर है? इवन आपको अपने क्या बोलते हैं उसको, ब्रदर इन लॉ से मिलती है या फिर फादर इन लॉ से मिलती है, तो भी टैक्सेबल। यस,
एंड देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ फैमिली. आई विल बी गिविंग यू, आई विल सेंड यू अ चार्ट जिसमें पूरा फैमिली की डेफिनेशन लिखी हुई है, राइट? तो अब अभी ना आपको एक नहीं, चाचा से मिले, मामा से मिले, ताया से मिले, ये पूछने की जरूरत नहीं है. आई विल बी गिविंग यू ए फैमिली चार्ट, पूरी फैमिली की डेफिनेशन लिखी हुई है इसके अंदर. ओके, वो ठीक है, वो चलेगा ना? ओके, दैट विल क्लियर यू. गिफ्ट अकाउंट मिले तो कितनी एग्जाम करें? अकाउंट मिले मतलब अकाउंट क्या? अकाउंट में पैसा है तो 50,000 रुपये बताया ना, 50,000 रुपये. ओके, प्रॉपर्टी में कोई लिमिट नहीं है. कैश में लिमिट है 50,000 की, प्रॉपर्टी में जितना मिला पूरा का पूरा टैक्सेबल हो सकता है. अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से सोचो. कैश 50,000 प्रॉपर्टी बैंक में मिला आपको, बैंक में मिला हो चाहे कैश में मिलो, पैसा तो कैश है ना, पैसा तो रोकड़ा है ना आपके पास, चाहे वो आपको कैश इन हैंड मिले या बाय चेक मिले. नहीं, ब्लड रिलेशन में बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा. ब्लड रिलेशन में अगर आपको 1 करोड़ रुपए भी दे दें, 1 करोड़ रुपए भी दे दें तो भी टैक्सेबल नहीं है रिलेटिव्स के केस में. ओके, क्लियर है? बैंक अकाउंट में भी 50,000 की लिमिट इस चीज के ऊपर नहीं है. 50,000 की लिमिट ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट में है अगर आपको कैश में मिल रहा है. ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपको फिर एक चीज यहाँ पर और बता दूं. तो गिफ्ट के बारे में वैसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. वन टाइम या मैं आपको बता रहा हूँ, इन ईयर देखो इसमें क्या होता है. 1 ईयर के अंदर, वन प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में पूरे साल में आपको जितना भी, मतलब जो भी आपको कैश गिफ्ट मिल रहा है उसकी लिमिट 50,000 रुपए, चाहे वो एक बंदे से मिले चाहे 10 बंदे से मिले, राइट? चाहे आपको एक बार पे मिले चाहे इंस्टॉलमेंट्स में मिले, राइट? अगर आपको पूरे साल में 50,000 रुपए मिलते हैं एक बंदे से, या फिर एक से ज्यादा बार मिलती है, या फिर एक से ज्यादा बंदे से मिलती है, तो पूरी की पूरी 50,000, अगर मान लो 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है, मान लो 80,000 रुपए मिल जाते हैं आपको, राइट? अगर आपको 80,000 रुपए मिल जाते हैं तो पूरा 80 का 80,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा 80 का 80,000 टैक्सेबल हो जाएगा. देयर विल बी नो एग्जम्पशन. ओके, 50,000 रुपए की एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगी आपको. क्लियर है अभी? और गिफ्ट के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, गिफ्ट का हमारा अलग से चैप्टर है. ओके, हम लोग इस बारे में बात करेंगे, तो आई विल टेल यू द डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल में हम लोग बात कर लेंगे. ओके, क्लियर है? ओके, और वैसे हमारे इसके ऊपर ना एक सेशन है, कैश ट्रांजैक्शन वाला, जो हमारा एक मॉड्यूल है ना, उस मॉड्यूल में आप देख सकते हैं, उसमें हमने सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हुई. ओके, इसके बाद फैमिली पेंशन हमने किया था. फैमिली पेंशन इज टैक्सेबल इन अदर सोर्सेज, डिडक्शन अलाउड. अब एक बात बताओ, जब हम अदर सोर्सेज की इनकम करेंगे ना, यस फैमिली पेंशन में 15,000 है, जब हम लोग अदर सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ना आपको एक चीज और नजर आएगी. अदर सोर्सेज में एक और इनकम नजर आएगी, उसको हम बोलते हैं ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस. अच्छा, आप में से कितने लोगों ने करण अर्जुन मूवी देखी हुई है? करण अर्जुन मूवी कितने लोगों ने देखी है? प्लीज टेल मी. आपको याद है उसमें शाहरुख खान क्या काम करता था? व्हाट ही यूज्ड टू डू? क्या करता था? प्लीज टेल मी. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्तबल, राइट? याद है आपको? अस्तबल बोलते हैं. अस्तबल चलाता था, मतलब वो रेस हॉर्सेस जो होते थे उनको मेंटेन करने का काम करता था. मतलब वो हॉर्सेस जो हॉर्स रेसेस में दौड़ते थे उनको मेंटेन करने का काम करता था, है ना? तो जब रेस हॉर्सेस, यस, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ. अस्तबल सुना है आपने? अस्तबल, अस्तबल होता है यहाँ पर हॉर्सेस को रखा जाता है. मतलब एक तो ये होता है कि आप हॉर्स रेस, मतलब रेस हॉर्स, हॉर्स रेसेस जो होती हैं, हॉर्स रेसेस, उसमें पैसा लगाते हो. मतलब कौन सा हॉर्स जीत गया, अगर वो जीत जाता है, राजा महाराजा के होते थे, राजा महाराजा के अस्तबल होते थे. ओके,
So what I am saying is कि रेस हॉर्सेस, ओके, रेस हॉर्सेस जो होते हैं उसमें उसको हम मेंटेन करते हो, मतलब एक घोड़ों हॉर्सेस को रखने की एक जगह है और यहाँ पर आप क्या हॉर्सेस को किराए पे देते हो, उनको मेंटेन करते हो, राइट। तो इससे होने वाली इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होती है, लेकिन इसके ऊपर आप खर्चा भी तो कर रहे हो, यस और नो, प्लीज टेल मी, यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन दीज और नॉट, है ना। तो इसके ऊपर जो आप खर्चा कर रहे हो वो अलाउड है एज डिडक्शंस। जितना भी आप खर्चा करोगे इस पैसे को कमाने के लिए, मतलब अदर सोर्सेज में जो भी इनकम होती है उस पैसे को कमाने के लिए जो भी आप खर्चा करते हो, इट विल बी टैक्सेबल इन, इट विल बी टैक्सेबल इन, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब अदर सोर्सेज की इनकम में से आप उसको डिडक्ट कर सकते हो। ओके, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने डिबेंचर्स परचेज किए, राइट, आपने डिबेंचर्स परचेज किए किसी कंपनी के, राइट, और उस डिबेंचर्स के ऊपर आपको 15% इंटरेस्ट मिलता है, ओके। और आपने मान लो बैंक से 8% पर, आपने बैंक से 8% पे 1 लाख रुपए लोन ले लिया, 8% पे 1 लाख रुपए लोन ले लिया बैंक से, और इस पैसे को अपने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिया, ओके। या फिर आपने क्या किया, 50,000 रुपए का आपने पर्सनल यूज के लिए रख लिया, ओके, और 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए डिबेंचर्स में, राइट। अब इस 50,000 रुपए के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा साल का, कितना, 15%, कितना हो गया, 7,500 रुपए, यस और नो, 7,500 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला। ये जो आपको इंटरेस्ट मिला डिबेंचर के ऊपर, ये कहाँ टैक्सेबल होना चाहिए, कहाँ टैक्सेबल होना चाहिए, प्लीज टेल मी, अदर सोर्सेस में, है ना, इट शुड बी टैक्सेबल इन अदर सोर्सेस, राइट। अब इसके ऊपर आपने खर्चा भी तो किया, इस 7500 रुपए को कमाने के लिए आपने खर्चा भी तो किया। आपने 50,000 रुपए का जो लोन लिया था, है ना, उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट भी तो पे किया, पूरे 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट काउंट नहीं होगा, सिर्फ प्रोपोर्शनेट, यानी कि जितना आपने पैसा लगाया उसके ऊपर आपने जितना इंटरेस्ट पे किया, 50,000 पे कितना इंटरेस्ट पे किया होगा आपने, 4,000, राइट, 4,000 इंटरेस्ट पे किया होगा ना। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट होगा 50,000 रुपए के ऊपर आपने कितना इंटरेस्ट पे किया, 8% के हिसाब से इट इज 4,000। तो ये 4,000 आपको डिडक्शन मिल गई, यानी कि किसी इनकम को अर्न करने के लिए अदर सोर्सेज में जो भी इनकम टैक्सेबल है, जो भी इनकम टैक्सेबल है, उस इनकम को अर्न करने के लिए उस इनकम के ऊपर जो आपने खर्चा किया, एक्सपेंसेस होली एंड एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सच इनकम, रिलेटेड टू सच इनकम, उसको आप कहाँ टैक्स करोगे, उस इनकम को आप डिडक्शन ले सकते, मतलब उस एक्सपेंस के आप डिडक्शन ले सकते हो। इज दैट क्लियर, ओके। तो इसमें वही लिखा हुआ है, मतलब किसी इनकम को अर्न करने के लिए, अदर सोर्सेज की किसी इनकम को अर्न करने के लिए आप जो भी खर्चा करोगे उसके आपको डिडक्शन मिल जाएगी, राइट। अब इसके बाद ना हमने हमने करना है इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स, राइट। ये स्पेशल रेट वाले जो टॉपिक है ना, जितने भी इनकम आएगी जिसमें भी स्पेशल रेट्स आएंगे उसका हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। एक बार तो मैं आपको सारी इनकम्स के बारे में बताऊंगा, उनको स्पेशल रेट क्यों बोलते हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको। कैपिटल गेन में भी आता है और अदर सोर्सेज में भी आता है, राइट, ये स्पेशल रेट वाला, ओके। सो ये वाला जो पार्ट है ये वाला हम लोग करेंगे, आई विल टेल यू। उससे पहले हम लोग एक और चीज कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, राइट। नाउ व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ लॉस? ट्रीटमेंट ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है, जैसे आपको जरूरी तो नहीं कि हर हेड में इनकम ही हो, आपको लॉस भी तो हो सकता है। अच्छा, मुझे एक बार फिर से बताओ, व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? आप मुझे बताइए व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है? जीटीआई, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? ऑल इट्स इनकम, ओके, ऑल इनकम एक्चुअली अर्न्ड, ओके। टोटल, नो, वो तो
सुप्रिया वो तो टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम माइनस डिडक्शन, वो ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन टोटल इनकम होती है। मैं आपसे सिर्फ ग्रॉस टोटल इनकम पूछ रहा हूँ, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है? व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? इनकम बिफोर डिडक्शन, ओके, इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस, यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, यानी कि एडिशन ऑफ ऑल हेड्स, राइट। लेकिन इसमें एक चीज और है जो अभी आपको नहीं पता, राइट, वो आईटीआर 1 एंड 4 में हमने नहीं किया था, जो हमें यहाँ पर करना है, राइट। ग्रॉस टोटल इनकम की मैं आपको एक्चुअल डेफिनेशन बता रहा हूँ, अभी जरा ध्यान से सुनिएगा, ओके। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है? इट इज एडिशन ऑफ ऑल हेड्स। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या? एडिशन ऑफ ऑल हेड्स, सभी हेड्स की इनकम को टोटल कर दो, आपका क्या आ जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन इसमें आपको दो एडजस्टमेंट्स और करनी पड़ती है, प्लस 2 एडजस्टमेंट्स, राइट, जो हमने आईटीआर 1 और 4 में नहीं की। यानी कि सारी इनकम का टोटल कर दो और उसमें दो एडजस्टमेंट्स और कर दो, तो जो इनकम आएगी उससे हम लोग बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। अभी दो एडजस्टमेंट्स क्या है? एडजस्टमेंट नंबर 1 है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ठीक है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो आपकी सैलरी है, आपकी सैलरी इनकम है 5 लाख रुपए, सैलरी इनकम है 5 लाख रुपए, और हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से मान लीजिए एक हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम हुई 1 लाख रुपए, ओके, और एक हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस हो गया कितने का? 2 लाख रुपए, ओके। एक हाउस प्रॉपर्टी में आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, और एक हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस हो गया। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सेट ऑफ करोगे, सेट ऑफ मतलब इसमें लॉस हुआ ना आपको, इन दोनों में प्रॉफिट हुआ, इसमें भी प्रॉफिट हुआ, इसमें भी प्रॉफिट हुआ, लेकिन इसमें क्या हो गया? लॉस हो गया आपको, राइट। अब इस लॉस को सबसे पहले आप हाउस प्रॉपर्टी के साथ एडजस्ट करोगे, सेम हेड में, राइट। इसके साथ एडजस्ट हो गया तो कितना बच गया? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना बच गया? मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम हुई कितनी? 1 लाख, राइट। इसमें से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपने माइनस किया, ओके, 11 लाख क्यों हो गया? 2 लाख है। अब हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस हुआ कितने का? 2 लाख रुपए का। ये 2 लाख रुपए इसमें से माइनस किए, बाकी कितना रह गया? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना रह गया? कितना रह गया हाउस प्रॉपर्टी का लॉस? 1 लाख, है ना। अब इस 1 लाख रुपए को आप कहाँ एडजस्ट करोगे? सैलरी में। आपकी सैलरी कितनी है? आपकी सैलरी कितनी है? 5 लाख, ओके, 5 लाख रुपए आपकी सैलरी है, और हाउस प्रॉपर्टी लॉस कितना बचा हुआ था? 1 लाख रुपए, ओके। तो जो अब अब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, क्योंकि अब आपने क्या किया? सारी इनकम का टोटल कर लिया, है ना, प्रॉफिट ऐड कर दिया और लॉस को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, राइट। तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? सभी हेड्स को टोटल कर दो, अगर कोई इनकम माइनस में तो माइनस कर दोगे, प्लस में तो प्लस कर दोगे। इज दैट क्लियर? ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? सारी इनकम का टोटल। अब हमने सारी इनकम्स को टोटल कर दिया, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को टोटल कर दिया, मतलब हाउस प्रॉपर्टी से हमें 1 लाख रुपए का लॉस था, अब हमने लॉस को प्रॉफिट के साथ ऐड कर दिया, सैलरी के साथ ऐड कर दिया, तो जब 5 लाख में माइनस 1 लाख रुपए ऐड होगा तो क्या बचेगा? प्लस का 4 लाख रुपए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करोगे तो मतलब सारी इनकम को ऐड करोगे, अगर लॉस है लॉस को एडजस्ट कर दो तो आपकी आएगी ग्रॉस टोटल इनकम, है ना। ये कोई डिडक्शन नहीं है, दिस इज नॉट ए डिडक्शन, दिस इज एडजस्टमेंट्स। क्लियर है? क्लियर है आपको? एडजस्टमेंट नंबर 1 इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अब कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया सेट ऑफ, मैंने अभी आपको सेट ऑफ बताया। मान लो आपकी सैलरी इनकम है ही नहीं, देयर इज नो सैलरी इनकम, या फिर मान लो आपकी सैलरी इनकम है 50,000,
ओके, सैलरी इनकम है 50,000, एक हाउस प्रॉपर्टी से आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, राइट? वही बात कर रहे हैं नरेंद्र, उसी बारे में बात कर रहे हैं। पहले आप देख लो, एग्जाम्पल देख लो। ओके, 50,000 रुपए आपकी सैलरी इनकम है, 1 लाख रुपए एक हाउस प्रॉपर्टी से आपको प्रॉफिट हुआ, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से आपको 2 लाख रुपए का लॉस हुआ। ओके, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए आपको प्रॉफिट हुआ, 2 लाख रुपए आपने एडजस्ट कर दिया, क्या बच गया? 1 लाख रुपए हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बच गया, राइट? अब सैलरी आपकी कितनी है? 50,000। ओके, इसमें से 1 लाख रुपए और ये वाला एडजस्ट कर दोगे, हाउस प्रॉपर्टी वाला, राइट? 1 लाख रुपए एडजस्ट करोगे तो बच जाएगा कि 50,000 रुपए। ओके, पूजा, मैंने अब यहाँ पर बताया कि सैलरी है हमारी पहले 5 लाख थी, अब कितनी? 50,000 रुपए सैलरी है हमारी, राइट? हाउस प्रॉपर्टी में हमें एक हाउस प्रॉपर्टी में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में हमें 2 लाख रुपए का लॉस हुआ, राइट? अब ये वाली जो हाउस, मतलब जो पहली हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें हमें जो प्रॉफिट हुआ था, उसमें से हमने ये 2 लाख रुपए का लॉस एडजस्ट कर दिया, तो भी हमारे पास 1 लाख रुपए का लॉस बच गया अभी, यानी अभी भी हाउस प्रॉपर्टी का 1 लाख रुपए का लॉस बचा हुआ है, राइट? उसके बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे कहाँ से? सैलरी में से। सैलरी हमारी 50,000, अब 50,000 सैलरी है, इसमें से 1 लाख रुपए का लॉस माइनस करेंगे, माइनस का 1 लाख है, तो बचेगा भी क्या? माइनस का 50,000, है ना? ये जो माइनस का 50,000 बचा है, किस चीज का बचा? हाउस प्रॉपर्टी का बचा कि नहीं बचा? ये हाउस प्रॉपर्टी लॉस है कि नहीं है? प्लीज टेल मी, दिस इज योर हाउस प्रॉपर्टी लॉस और नॉट? है ना? दिस इज योर हाउस प्रॉपर्टी लॉस, राइट? तो ये हाउस प्रॉपर्टी लॉस है। इस हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप इस साल तो एडजस्ट कर नहीं सकते, इसको हम लोग क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। वी विल डू कैरी फॉरवर्ड, वी विल डू द कैरी फॉरवर्ड। हाउस प्रॉपर्टी लॉस क्या है? आपने फैज, आपने आईटीआर 1 में किया नहीं था? लॉस क्या होता है? हाउस प्रॉपर्टी लॉस। जैसे मान लो आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, आपने उसको लोन पे लिया हुआ है, लोन लेके उस प्रॉपर्टी को परचेज किया था, 2 लाख रुपए आप साल का इंटरेस्ट पे कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, या 50,000 पे कर रहे हो, तो 50,000 रुपए आपकी पॉकेट से जा रहा है, वो 50,000 रुपए का आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि इनकम तो जीरो है, लेकिन 50,000 रुपए का लॉस तो हो रहा है आपको। ओके, उसको बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी लॉस। सर किसी भी तरह के लॉस के कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अभी विनोद बात करेंगे हम लोग उसके बारे में, मैं आपको वही टॉपिक समझाने वाला हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। ओके, क्लियर है यहाँ तक? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड क्लियर है? जितना एडजस्ट हो जाता है उसको बोलते हैं सेट ऑफ, जो बच जाता है जिसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, राइट? और जब भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जब भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसको हम लोग अगले साल की इनकम में एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? अगले साल की इनकम में। लेकिन जब भी कैरी फॉरवर्ड किया जाता है ना, उसको एडजस्ट करने के लिए सेम हेड में ही एडजस्ट किया जाता है, सेम हेड में, राइट? जैसे अगर इसी साल का प्रॉफिट है, इसी साल का लॉस है, जैसे इसी साल की इनकम थी सैलरी की, और इसी साल का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था, तो हमने आपस में भी एडजस्ट कर दिया इन दोनों को, राइट? लेकिन अगर यही लॉस कैरी फॉरवर्ड किया है, तो हम लोग सेम हेड में एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो हाउस प्रॉपर्टी में एडजस्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है आपको? क्लियर है? प्लीज टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। अगले साल लॉस हो तो अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड करो, राइट? कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है उस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, कितने साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। कैरी फॉरवर्ड को सेट ऑफ कर सकते हैं लेकिन सेम हेड में। अगर अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो हाउस प्रॉपर्टी में ही एडजस्ट कर सकते हो अगले साल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में। अगले साल फिर लॉस है, फिर कैरी फॉरवर्ड करो, फिर लॉस है, फिर कैरी फॉरवर्ड करो। कितने साल तक कर सकते हैं अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो अभी हम लोग अभी देखिए दूसरी एडजस्टमेंट क्या होती है इसके अंदर, उसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। सेकेंड एडजस्टमेंट जो होती है उसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी कि किसी और की इनकम को आपकी इनकम में ऐड कर देना। क्लबिंग ऑफ इनकम। ओके, लॉस की आइडिया वैसी फाइल होगी जैसे इनकम की होती है,
उसमें बस आपका प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, दैट्स इट। ओके, लॉस की आईटीआर बिल्कुल वैसी फाइल होती है, माइनस में आएगा तो माइनस में रिटर्न फाइल होगी। ओके, और कभी भी आपको, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग लॉस की आईटीआर आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं? प्लीज टेल मी। लॉस की आईटीआर में कभी भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते, आपको हमेशा क्या फाइल करनी होगी, आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3, राइट। आपको आईटीआर 2 फाइल करनी पड़ेगी, आईटीआर, क्योंकि उसी में आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और कहीं ऑप्शन ही नहीं है उसको फाइल करने की। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ओके, सो पूजा, वी हैव ए 10 मिनट सेशन, 10 मिनट्स सेशन मोर, 10 मिनट्स के बाद वैसी ओवर हो जाएगी सेशन क्लास। या फिर एक काम कीजिए, आप 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ओके, मैं नहीं चाहता कि आपके सिर के ऊपर से जाना शुरू हो जाए, राइट। सो ओके, यस, क्लबिंग भी आईटीआर 2 में ही होती है सिर्फ। ओके, ऑल राइट। देखिए विनीत, में हो सकता है 10 मिनट के 20 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाएंगे तो फिर जिन लोगों के सिर के ऊपर से जा रहा है उनको दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। ओके, सो लेट्स टेक इट 10 मिनट्स ब्रेक। ओके, सो अभी हम लोग चलते हैं सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड की तरफ, राइट। सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड के अंदर सबसे पहले होती है कि हमारी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, राइट। मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज इंट्रा हेड। जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी का अगर लॉस है, राइट, एक हाउस प्रॉपर्टी 1 है जिसमें हमें लॉस हुआ, और दूसरी हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ, जैसा कि अभी मैंने आपको करके दिखाया, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है, सेम हेड में एडजस्टमेंट होता है, सेम हेड में, राइट। सेम हेड मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट में एडजस्ट होगा, अगर दूसरी हाउस प्रॉपर्टी है तो, अगर नहीं है तो फिर हम लोग किसी और हेड में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम टाइप के हेड है, यानी कि बिजनेस हेड है तो बिजनेस हेड के साथ एडजस्ट होगा, कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट होगा, और सैलरी में कभी लॉस होता नहीं है। प्लीज टाइप यस और नो, क्या सैलरी में लॉस हो सकता है? प्लीज टेल मी। सैलरी तो हमेशा इनकम ही होती है ना, सैलरी तो हमेशा प्रॉफिट है, हमेशा आपको कोई लॉस हो ही नहीं सकता उसके अंदर, है ना। मतलब सैलरी में जो इनकम आपके पास आ रही है वो आपकी इनकम ही है, इट कैन नॉट बी लॉस, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेम हेड में एडजस्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या होती है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होती है। ओके, अगर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होने के बाद भी कुछ लॉस बच जाता है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राइट, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉफिट, एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करने के बाद हमारे पास जो लॉस बच गया था हाउस प्रॉपर्टी का, उसको हमने सैलरी में भी एडजस्ट कर दिया था, राइट। तो अगर सैलरी में एडजस्ट, अगर उसके बाद दूसरी कोई इनकम है तो उसमें एडजस्ट कर दो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर हेड एडजस्टमेंट, राइट। और अगर उसके बाद भी कुछ बच जाता है, जैसे सैलरी में भी एडजस्ट करने के बाद 50,000 रुपए का लॉस हमारा बच गया था, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। अब देखिए इसमें इंटर हेड एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गया, एडजस्टमेंट विद इन द सेम हेड। दूसरे दूसरे उसके बाद क्या होता है, ये इंटर हेड एडजस्टमेंट की कहानी है पूरी की पूरी, राइट। अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, एज यू नो, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, पढ़ा जा रहा है आपके सामने, क्लियर होगा आपको। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एज यू नो there are 5 heads of income, but set of losses, we are for set of losses we are creating 7 heads, 7 heads बना रहे हैं इसके लिए, राइट। लॉस को सेट ऑफ करने के लिए हमने इसके 7 हेड्स बनाए हुए, राइट। 7 हेड कैसे बनाए हुए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। सैलरी से तो कभी लॉस हो नहीं सकता, ओके, सैलरी से तो लॉस हो नहीं सकता, तो सैलरी को छोड़ दो, सैलरी में लॉस हो नहीं सकता। सबसे पहले क्या लिया हुआ इसमें, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। एज यू नो लॉस कैन नॉट बी अराइज, इसमें लिखा ना सैलरी से तो लॉस हो ही नहीं सकता। देयरफॉर वी आर लेफ्ट विद 4 हेड्स which we further divided into separate heads, मतलब बाकी 4 हेड्स को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया।
सबसे पहले इनकम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद बिजनेस लॉस, और उसके बाद स्पेकुलेशन लॉस। स्पेकुलेशन लॉस क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। उसके बाद है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में लॉस हो गया, राइट। उसके बाद लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेज हॉर्सेस, इसको भी अलग हेड बना दिया गया, राइट। उसके बाद विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कैजुअल इनकम जिसको बोलते हैं, यानी लॉटरी, केबीसी वगैरह, वो सब इनकम, और अदर लॉसेस, बाकी जितने भी लॉसेस हैं वो सारे सेवेंथ हेड में आ जाते हैं, राइट। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी के लॉस की, राइट। अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो आप सेम हेड में एडजस्ट कर सकते हो। सेक्शन 70 का मतलब है सेम हेड में एडजस्ट करना। देखो लिखा है ना, लॉस कैन बी सेट ऑफ विद इन सेम हेड, यस सेम हेड में एडजस्ट कर सकते हैं। 71 का मतलब है डिफरेंट हेड, यानी कि इंटर हेड एडजस्टमेंट कर सकते हैं। द आंसर इज यस, राइट। लेकिन ये जो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है इसके लिए नोट 5 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब नोट 5 में क्या लिखा हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट लुक एट दिस। नोट नंबर 5, in case of interhead adjustment of house property, loss maximum 2 lakh can be set off। यानी आप इंटरहेड एडजस्टमेंट 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कर सकते, यानी किसी और हेड में हाउस प्रॉपर्टी का अगर आपको लॉस एडजस्ट करना है तो 2 लाख रुपए से ज्यादा का लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। क्लियर है तो प्लीज टाइप सीएल इन द कमेंट बॉक्स। ओके, उसके बाद देखिए आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड किस में आता है, देखो सेक्शन 71 बी में आता है, 71 बी टू 74 आता है इसमें। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 71 बी टू 74 ए आता है। और आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो लॉसेस को, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को 8 साल तक, 8 इयर्स तक, राइट। बिजनेस लॉस, नॉर्मल बिजनेस है तो आप सेम हेड में एडजस्ट कर सकते हो, राइट। लेकिन और डिफरेंट हेड में भी एडजस्ट कर सकते हो, आप किसी और हेड के साथ भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए नोट नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, however as per 17(1)(2) a loss arising from business is not allowed to set off with salary। बिजनेस लॉस को आप सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, बाकी किसी भी हेड के साथ एडजस्ट कर सकते हो, राइट। यानी कि अगर आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है तो आप हाउस प्रॉपर्टी के साथ कर सकते हो, सैलरी के साथ नहीं कर सकते। किसी और हेड के साथ एडजस्ट कर सकते हो लेकिन सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। और इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 8 साल तक, 8 इयर्स, राइट। उसके बाद स्पेकुलेशन लॉस। स्पेकुलेशन लॉस क्या होता है, अब देखो अगर आप गोल्ड खरीदते हो और गोल्ड को बेच देते हो, राइट। अगर आप गोल्ड खरीदते हो और गोल्ड को बेच देते हो तो वो कौन सा प्रॉफिट है, प्लीज टेल मी कौन सा प्रॉफिट है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो कौन सा प्रॉफिट है, गोल्ड खरीदा और उसको बेच दिया, कौन सा प्रॉफिट होगा, कैपिटल गेन, है ना। वो तो आप लोगों को पता है ना। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक ऑप्शन अवेलेबल होती है, स्टॉक मार्केट में, राइट। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आप इसकी गोल्ड की वैल्यू में पैसा लगा सकते हो। मतलब आपको गोल्ड परचेज करने की जरूरत नहीं है, फिजिकल गोल्ड अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, आप गोल्ड की वैल्यू में पैसा लगा सकते हो, गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो, राइट। अब उस केस में क्या होता है, जब आप गोल्ड की वैल्यू में पैसा लगाते हो, अब जैसे उसमें क्या होता है, रेट डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट करते हैं। आपने क्रूड ऑयल का नाम सुना होगा, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है, इसमें इसके भी रेट जो होते हैं ना फ्लक्चुएट करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, राइट। तो आप इसकी वैल्यू में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, दैट मींस कि आप किसी कमोडिटी को परचेज नहीं कर रहे हो, उसकी वैल्यू में इन्वेस्ट कर रहे हो। आपने सुबह गोल्ड में पैसा लगाया 1 लाख रुपए, राइट, और शाम तक उसकी वैल्यू बढ़ गई 1,05,000 हो गए, तो 5,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया एक दिन के अंदर। इसको हम बोलते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस बोलते हैं। शेयर्स में भी होता है, शेयर्स में आपने सुना है इंट्राडे, इंट्राडे सुना है आपने, जब शेयर्स में इंट्राडे ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसको भी हम लोग बोलते हैं कि स्पेकुलेशन बिजनेस। ओके, स्पेकुलेशन बिजनेस बोलते हैं। और अगर इस टाइप का प्रॉफिट होता है, अगर आपको शेयर्स में स्पेकुलेटिव बिजनेस आप कर रहे हो तो उसको हम लोग स्पेकुलेशन बिजनेस मानते हैं। और उसका जो प्रॉफिट होता है उसको आप सेम हेड में एडजस्ट करते हो। स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, लेकिन आप बिजनेस के साथ भी एडजस्ट नहीं कर सकते। नॉर्मल बिजनेस है आपका और स्पेकुलेशन लॉस हो गया आपका, उसको आप नॉर्मल बिजनेस के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते और किसी भी हेड के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते।
राइट। सेम हेड में एडजस्ट कर सकते हो, स्पेकुलेशन लॉस है, स्पेकुलेशन प्रॉफिट में आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल बिजनेस की प्रॉफिट में आप एडजस्ट नहीं कर सकते। डिफरेंट हेड में भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते और इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 4 साल तक। इज दैट क्लियर? क्लियर है तो प्लीज टाइप सीएल इन द कमेंट बॉक्स। ओके, इसके बाद है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को आप सेम हेड में एडजस्ट कर सकते हो, सेम हेड में, राइट, सेम हेड में एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशन क्या है, नोट 3 में मैं आपको दिखाता हूँ। आप कैपिटल गेन को सेम हेड में, कैपिटल गेन को कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हो। देखिए ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म को आप शॉर्ट टर्म के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के साथ भी। लॉन्ग टर्म को आप सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ एडजस्ट कर सकते हो। सेम हेड एडजस्टमेंट अगर आप कर रहे हो कैपिटल गेन की, तो लॉन्ग टर्म को आप लॉन्ग टर्म के साथ एडजस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म को आप शॉर्ट टर्म के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, राइट। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होता है आपका, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो, राइट। लेकिन कैपिटल गेन को, कैपिटल गेन की इनकम को आप डिफरेंट हेड के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, सैलरी के साथ, बिजनेस के साथ, हाउस प्रॉपर्टी के साथ, इनके साथ आप एडजस्ट नहीं कर सकते। देखिए इसमें लिखा हुआ है, ओके, यानी कि आप कैपिटल गेन को आप सिर्फ कैपिटल गेन में एडजस्ट कर सकते हो और वो भी लॉन्ग टर्म के साथ, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों के साथ एडजस्ट कर सकते हो, और इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर 8 इयर्स, राइट। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस सेम हेड में एडजस्ट कर सकते हो, डिफरेंट हेड में एडजस्ट नहीं कर सकते, और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 9 इयर्स के लिए, सॉरी 4 इयर्स के लिए, राइट। अगर आपको आपकी कैजुअल लॉटरी में लॉस हो जाता है, क्रॉस मतलब गेम खेलने में लॉस हो जाता है, रेस हॉर्स रेसिस में आपको लॉस हो जाता है, पजल गेम्स में आपको लॉस हो जाता है, तो इसको अपना सेम हेड में एडजस्ट कर सकते हो, डिफरेंट हेड में एडजस्ट कर सकते हो, और ना ही आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इट इज नॉट अलाउड, राइट। केबीसी में तो लॉस हो ही नहीं सकता, ओके। और इवन इसके ऊपर जो आप लॉटरी टिकट खरीदने का जो पैसा खर्च करते हो, उसको भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते किसी भी और हेड के साथ, मतलब उसके ऊपर जो टिकट खरीदने पे भी जो पैसा लगाया, दैट इज नॉट अलाउड, राइट। अदर लॉसेस सेम हेड में एडजस्ट कर सकते हो, डिफरेंट हेड में भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड इज नॉट अलाउड, ओके। सो दिस वाज अबाउट लॉसेस, ओके। इसमें पॉइंट नंबर 4 है, अच्छा, आल्सो नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉस। अदर लॉस मतलब अदर इनकम, मतलब इन सारे हेड्स को छोड़ के बाकी जितनी भी इनकम है। अब मान लो इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट में आपको लॉस हो गया, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने ज्यादा पैसे पर लोन लिया, ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन लिया, और दूसरी जगह कम इंटरेस्ट रेट पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो लॉस हो गया आपको। और कोई भी लॉस है आपका, उसको आप सेम हेड में तो एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन डिफरेंट हेड में एडजस्ट नहीं कर सकते, राइट। अब इसको कैरी फॉरवर्ड कब कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड आप तभी कर सकते हो जब आपने उसकी रिटर्न फाइल की। लॉस की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है अगर आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, राइट। आई होप ये पॉइंट आपको यहां तक आपको क्लियर है। क्लियर है तो प्लीज टाइप सीएल इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज टाइप सीएल इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो अच्छा, कल हमारा एक और सेशन है फूड लाइसेंस के ऊपर, 4 से 6 बजे तक का, राइट। सो 4 से 6 बजे का हमारा वो सेशन है, आप चाहे तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। और शाम को हमारा सेशन होगा 7 मतलब 7:30 बजे से हमारा सेशन होगा, ओके। सो देयर इज नो एग्जम्पशन इन दैट। संडे को भी हमारा सेशन होगा, ओके। सो विल बी कंप्लीटिंग आवर आईटीआर 2, विल बी, यस, रिवीजन कीजिए, आप इसको दोबारा से देखिए, ओके। ऑन संडे विल बी कंप्लीटिंग आईटीआर 2, आईटीआर 2 हम लोग संडे को कंप्लीट करने का हमारा टारगेट है, विल बी डूइंग दैट। यस, आपको मिल जाएगा माइंड मैप इन द ग्रुप, ओके। सो अब आज जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप
इनकम टैक्स को रिवाइज करते हैं 24 घंटे में, तो आपको याद रहेगा। अगर आप 24 घंटे के बाद रिवाइज करते हैं तो आप इनकम टैक्स को भूल जाएंगे, राइट। सो आई होप अभी आपके कोई क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, क्वेश्चंस हैं तो प्लीज नोट इट डाउन। आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चन ऑन इन टुमारो सेशन, कल के सेशन में हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। कल हम लोग फाइनली इस रिटर्न को, जो हमारा कैपिटल गेन की रिटर्न है, उस रिटर्न को फाइल करना सीखेंगे। कल शेयर्स के ऊपर जो होता है सर, इस सेशन में अलग है, एक हेल्प चाहिए थी। अगर इंडिविजुअल कोई कंपनी बनाता है, उसको प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी लेने में फायदा है। देखो एलएलपी में तो हमेशा पार्टनर्स होते हैं। एलएलपी अगर एक सिंगल इंडिविजुअल अपनी कंपनी बनाना चाहता है तो वो वन ओपीसी भी बना सकता है, 1 पर्सन कंपनी, राइट। कंपनी फॉर्मेशन इस कोर्स में बिल्कुल नहीं है रिधिमा, इट इज नॉट हियर इन दिस कोर्स। अभी मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ फॉर द टाइम बिंग।